Hello everyone, welcome back to Tej Sathi. So we were on a 100 days quick revision series और हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 8 डे सेशंस कर ली है। दिस इज द डे 9, वी आर ऑन द डे 9 और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारत की मृदाओं के बारे में। आपको ये सेशंस कैसे लगती है? प्लीज़ डू रिव्यू द सेशंस, कमेंट सेक्शन में एक्टिव होइए, बताइए और जहाँ कोई इशू आपको देखने को मिलती है उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैंने आपको बताया भी था कि इन सेशंस के बाद वी विल कवर अप विद द कि इसके बाद हम जो हैं वो और भी कई सारी सीरीज़ के साथ आएंगे। डैट द आपकी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज, करंट अफेयर सीरीज, वो सारी सीरीज हम रन अप करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट द वेरी फार। पहले अभी हम इन सेशंस को सम अप कर रहे हैं, देन कि जैसे ही हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, योर एंसेंट हिस्ट्री आपकी जो है वो हिस्ट्री की सीरीज शुरू होगी आपके जो है प्राचीन इतिहास के साथ, प्राचीन भारत के इतिहास के साथ। देन वी वेंट टू द मध्यकालीन भारत का इतिहास और जब हम उसे खत्म कर लेंगे देन आई विल कम बैक विद द आपके इन्वायरमेंट के सेशंस के साथ। देन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर करेंगे। तो आपकी जो सेगमेंट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगी। डिफरेंट डिफरेंट लोग फैकल्टीज़ के द्वारा आपको यहाँ पे किया जाएगा। मैं आपके सेशंस के साथ मैं आपको मिलूंगा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में। तो वी विल कम विद द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चाहिए के साथ हम लोग मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी आपको इश्यूज आपको मिले वो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको इश्यूज दिखने को मिल रही है। सो वी विल वर्क ऑन इट नाउ। नेक्स्ट वन, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द मृदा। आज हम सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ कही थी लास्ट सेशंस में भी, जैसे ही हम जलवायु विज्ञान में प्रवेश करते हैं, जलवायु विज्ञान में जाने के बाद सारी चीज़ें जो होती है वो क्या हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगी। नाउ द थिंग अब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ये वो फैक्चुअल वाली चीज़ें नहीं है। हमें हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। चाहे हम मृदा की बात करें या इसके बाद हम वनस्पति की बात करेंगे या फिर हम खनिजों में ही क्यों ना जाएं, वहाँ भी चीज़ें बहुत फैक्चुअल नहीं होती है। इन्वेंट्स की फैक्चुअल होती है, बट हमें एक लिंक, हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है विद द सब्जेक्ट, तभी जाके हम उसे लिटरली समझ पाते हैं कि व्हाट आर द मेन जोन्स एंड व्हाट आर द एरियाज दैट, कि हम उसे सही तरीके से जो है एसोसिएट कर पाए। नाउ मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज के अंदर में बताया है कि कौन कौन से जोन्स हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। जब हम इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ समअप करेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको अगेन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सेगमेंट के साथ आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले टॉपिक्स और वो सारी चीज़ों को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। खैर, अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पे जाके, जो कि है मृदा। वेन एवर वी टॉक अबाउट द मृदा, हम देखते हैं कि मृदा जो है वो हमारी जो पृथ्वी की जो भूप्रॉपर्टी है, यानी कि जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है ना, सबसे ऊपरी परत का ये सबसे ऊपर वाला जो परत है, दैट व्हाट वी कॉल द मृदा, इसे हम मृदा कहते हैं। मृदा क्या है? ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एक असंगठित खनिजों का जो है वो एक सेगमेंट है जो कि आपको पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलता है। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो पूरी की पूरी जो मृदा है वो कई सारे आपको बारीक कणों से बनी होती है। उसमें कई प्रकार की जैविक, भौतिक, रासायनिक प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती है और उनमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ह्यूमस के रूप में आपको दिखाई देते हैं, वो आपको मिनरल्स के रूप में दिखाई देते हैं, वो आपको वाटर के रूप में दिखाई देते हैं, गैसेस के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारा मेन सेगमेंट होता है दैट इज द ह्यूमस एंड द मिनरल, ठीक है। सामान्य तौर पे क्या होता है, हम जब मृदा के निर्माण की बात करते हैं तो मृदा क्या है? मृदा चट्टान का ब्रेक डाउन करके जो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल बनेगा, है ना, जो सबसे अधिक, जो वो कण में टूटेगा, टूटता जाएगा टूटता जाएगा, चट्टान जो होते हैं वो टूटती जाएगी और एक समय में आएगा वहां पर वो क्या हो जाएगा, टर्न्स इनटू द आपका मिट्टी के रूप में वो दिखेगी, ठीक है। तो ये तब तक टूटता है जब तक ये क्या हो, मतलब ये पूरी तरीके से जो है वो असंगठित रूप में आपको ना देखने को मिले। तो ये टूटता जाता है टूटता जाता है टूटता जाता है और ये प्रक्रियाएं चलती रहती है चलती रहती है, एक निरंतरता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उन चट्टानों का वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, देन आपको जो है वो मिट्टी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। मिट्टी निर्माण में कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। पर मोटे तौर पे मिट्टी के बारे में हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि ये सबसे ऊपरी परत का सबसे जो है आपको जो है एक ऊपरी संस्तर है, जिसमें आपको जो है जैविक पदार्थ, ह्यूमस हो या खनिज पदार्थ हो या जल हो, ये सारी उपस्थित होती हैं।
और ये आपके जो है वनस्पतियों का, आपके जीव पौधों का जो होता है वो जीवन स्रोत है, यहीं से ये क्या होती है, डेवलप होती है. सो दीज आर द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉइल. नाउ व्हेन वी कम टू कि हमारे लिए जो इस टॉपिक में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती है, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, दैट इज़ कि आपको जो प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें आपको उसकी एक डिवीजन की जाती है, एंड द डिविजन्स आर ऑन अ बेस्ड ऑफ आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में. आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, इसमें से कौन सा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, इनमें से कौन सा आपका जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है. दिस न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन द आपके सॉइल, ये मिट्टी में ही होते हैं, बट ये आपसे पूछे जाते हैं. तो जब प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात होती है तो आपको ध्यान रखना कि फॉस्फोरस हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, या पोटास हो गया, या ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, दीज आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, ये जो है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है. NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ठीक है, NPK इज द प्राइमरी, ऑक्सीजन इज द प्राइमरी, कार्बन इज द प्राइमरी, एंड हाइड्रोजन इज द प्राइमरी. ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन. ठीक है, बस 3 मिनरल्स जो आपके बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं. एंड आपके उसके साथ साथ जो है 3 आपके जो है गैसेस देयर आर यूल फॉर्म, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ये गैस के फॉर्म में नहीं है बेसिकली, ये आपके मिनरलिक फॉर्म में ही है. ठीक है, बट दीज आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दैट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. नाउ सेकेंड वन इसकी सेकेंडरी में, इसमें आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर. ये सब आपके जो हैं वो क्या है, आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में आप क्या होते हैं, दिखाई देते हैं. ठीक है, तो मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके. ये आपके जो है वो क्या है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वेर एवर वी कम टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात जब हम करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा मैग्नीज, बोरॉन, आयरन. ठीक है ना, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम. ये आपके जो है वो क्या है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है. ठीक है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, या हो सकता है मैच में दे दे, या हो सकता है आपको उसमें से अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे दिया जाए. तो देयर आर द मल्टीपल टाइप आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने की जरूरत है कि प्राथमिक पोषक तत्व में क्या क्या होता है, द्वितीयक जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो जो प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए जो है, पेड़ पौधों के लिए जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मृदाओं में होते हैं. तो ये आपको जो है ध्यान रखिएगा. वेन एवर वी कम टू, इसके बाद अगर आप देखेंगे इनके कामों को तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे NPK जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. NPK आपको पता है ना, NPK फर्टिलाइजर्स की पैकेट भी आती है ना, जिसको हम जो है किसान यूज़ करते हैं. ये NPK इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फार्मिंग, है ना. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जनरली आपको देखने को मिलेगा इंडिया में जो सॉइल होती है उसमें इनकी कमी होती है. हम बात करेंगे इसके बारे में, कहाँ पे कमी होती है, क्यों कमी होती है. बट पहली चीज़ तो हमें ये समझ लेना है कि ये NPK नाम की कोई चीज़ है जिसका पेड़ मतलब कि मिट्टी में होती है, और ये पेड़ पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या काम है, तो ये प्रोटीन जो आपके संश्लेषण, प्रोटीन के संश्लेषण में यूज़ होता है. आपके जो रूट्स डेवलपमेंट में या आपके जो एनर्जी कंजर्वेशन में, ऊर्जा के संग्रहण में फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. पोटेशियम का आपका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके अलावा भी आपको कई सारे मिनरल्स हैं जिसके अलग अलग रोल आपको देखने को मिलते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो हम देखेंगे कि ये क्लोरोफिल का जो है मुख्य तत्व होता है. कैल्शियम की बात करेंगे तो ये कोशिका संरचना विभाजन में हेल्प करती है. आयरन भी आपको जो है शोषण क्लोरोफिल में. आपको यहाँ पर देखेंगे तो मोलिब्डेनम, इसके बारे में कई बार पूछ दिया जाता है. दलहन में नाइट्रोजनीकरण, स्थिरीकरण में आपको जो है ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर दिखता है, इसको ध्यान रखिएगा, मोलिब्डेनम. ठीक है, नाउ कोबाल्ट के बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है. सोडियम है, स्टोमाटा को खोलने में हेल्प करता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. कौन सा जो है मिनरल स्टोमाटा को ओपनिंग में हेल्प करता है, दैट इज द सोडियम. ठीक है,
जिंक आपका हो गया, एंजाइम सक्रियता और प्रोटीन संश्लेषण, ये सारी चीजें आपको। सो दीज वेर द आपका मिनरल्स जिसका इंपॉर्टेंट रोल है आपके अलग अलग इस तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर है नाउ? तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ध्यान रखिएगा। और कुछ मिनरल्स हैं खास करके आपके जो एनपीके है ना, हम एनपीके पे डालते हैं, डीएफ डालते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, डीएपी डालते हैं। तो ये सारे आपके जो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, बात करेंगे इस पर। तो मिट्टी में ये सारे आपके बेसिक मिनरल्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सारे आपके जो पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में हमें सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज व्हाट वी कॉल द मृदा परिक्षेदिका, दैट इज द सॉइल प्रोफाइलिंग। क्या होता है सॉइल प्रोफाइलिंग? सॉइल प्रोफाइल हमें बताता है बेसिकली कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, मिट्टी का लेयरिंग कैसा है ना, मिट्टी की जो परतें हैं उसका संरचना कैसा है, ठीक है ना, निर्माण उसके संरचना के संबंध में हमें जानकारी मिलती। सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, मृदा की सतह से लेकर उसके मूल चट्टानों तक ऊर्ध्वाधर मृदा स्तर को परिच्छेदिका कहते हैं। और ये 4 संस्तर में पाया जाता है। एक तो आपको ऑरिजिन ए, ऑरिजिन बी, ऑरिजिन सी, ऑरिजिन डी। क्या होता है ये समझते हैं। देखिए वेन एवर वी कम टू द आपका यहाँ पे मृदा के बारे में, ठीक है, देखिए मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में जो सबसे सामान्य प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मृदा का निर्माण होता कैसे। तो एक प्राइमरी रॉक होती है ना, जिसे हम प्राथमिक चट्टान कह सकते हैं कि एक प्राथमिक चट्टान है। इस प्राथमिक चट्टान पे क्या हो रहा है, इस प्राथमिक चट्टान पे समय समय पर आपको देखने को मिलेगा कि एक समय में बहुत तेज धूप हो रही है ना। जब धूप हो रही है तो इसके ऊपर फैलाव हो रहा है, रात के समय में ये सिकुड़ रहा है, और इस फैलाव और सिकुड़ाव के कारण आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर दरारें आ जाती हैं। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि इस पे वर्षा का प्रभाव होगा, है ना। तो एक समय के बाद यू विल फाउंड कि यहाँ पर आपको वर्षा का क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलेगा, वर्षा का प्रभाव होगा। ये भी क्या करेंगे, जब इन दरारों में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दरारों का निर्माण हुआ, इन दरारों में ये आएंगी और फिर उसको और ज़्यादा क्रैक करेंगी। या हम इसे दूसरे स्टेजेस के रूप में ये भी समझ सकते हैं कि रात के समय में आपको ड्यू देखने को मिलता है ना, ड्यू जिसे हम ओस कहते हैं। ये जो ओस होती है इन दरारों में जाके भर जाती है। वेन ड्यू या मॉइस्चर, जब सामान्य तौर पे हम इसे समझे तो मॉइस्चर उसे मिल जाती है। तो ये जो दरारें आपको चट्टानों के ऊपर में मिलती है, इन चट्टानों के रूप में जो दरारें आपको देखने को मिलती है, इन दरारों में क्या होता है, इन दरारों में आपको देखने को मिलेगा कि ड्यू डेवलप होगी। देन व्हाट यू विल सी, आप देखेंगे कि इन्हीं जो आपकी दरारें यहाँ पे पैदा हुई, इन दरारों में क्या होता है, बेसिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ आपका वेजिटेशन डेवलप करता है इन द फॉर्म ऑफ, जिसे हम कहते हैं काई के रूप में, है ना। काई के रूप में यहाँ पर आपको क्या होगा, ये डेवलप हो जाएगा। जब ये काय के रूप में डेवलप होगा देन यू विल फाउंड, इसके बाद आप देखेंगे कि इसी तरह में एक सेकेंड थर्ड स्टेज आ जाएगा, दैट व्हाट वी कॉल द आपका यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी कॉल प्लांट्स के रूप में। और ये जो प्लांट आएगा, ये प्लांट आपको यहाँ पर आके क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। और इन प्लांट्स के डेवलप के बाद ये धीरे धीरे दरारें और ज़्यादा चौड़ी होंगी और फिर आपको देखने को मिलेगा कि इन परतों का टूटना शुरू हो जाएगा। और ये टूटते टूटते फिर क्या होगा, एक पूरी तरीके से मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें एक सामान्य प्रोसेस है जो पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर आपको देखने को मिलती है। इसके इतर आप सामान्य तौर पे ये भी समझते हैं कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाओं में आपको और भी कई तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो यहाँ पर आपकी जो चट्टानें टूट रही थी, तो ये यहाँ पे जो बारिश हुई, वर्षा हुई, इन वर्षाओं के द्वारा यहाँ पर इनको जो है क्या किया गया, कैरी आउट कर लिया गया। ये कैरी करके नदियों के द्वारा जाके जमा कर दिया गया। हम अभी बात करेंगे कि मृदा के प्रकारों में हम 2 तरह के मृदाओं को देखते हैं, एक जिसे हम क्षेत्रीय मृदा कहते हैं और एक जिसे हम अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। क्या होता है ये क्षेत्रीय मृदा और क्षेत्रीय मृदा? सामान्य तौर पे हम इसे जोनल और एजोनल के रूप में देखते हैं। क्या होता है जोनल और अजोनल? जोनल आर बेसिकली ऐसी कुछ मृदाएं ऐसी होती है कि जहां पे उनका निर्माण हुआ वो वहीं पे रह जाती हैं, ठीक है। जैसे हम अभी भारत में बेसाल्टिक चट्टानों की बात करेंगे, लेटराइट मृदाओं के बारे में बात करेंगे, वो वहीं पे टूटती है और वहीं पे रह जाती है। लेकिन मृदा के निर्माण में एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो कैरिड आउट कर लिया जाता है किसी दूसरे जो है एजेंट के द्वारा, चाहे हवा की बात करें हम, ठीक है ना, या हम बात करें आपके जल के द्वारा, या हम बात करें यहाँ पे जो है आपके हिमों के द्वारा, है ना। तो आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा कि जब चट्टानें टूटी उसको एक जगह से दूसरे जगह ले गया गया।
जैसे भारत में जब हम जलोढ़ मृदाओं की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उन मृदाओं को नदियों के द्वारा ढो के लाया जा रहा है, वो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में टूटती है, ब्रेकडाउन करती है और उसको कैरी आउट कर लिया जाता है ना। तो कुछ इस तरह की आपको चीजें जो है वो देखने को मिलती है। खैर, हम अपने सॉइल प्रोफाइलिंग वाले पार्ट पे आते हैं। हम सॉइल प्रोफाइल देख रहे थे, तो सॉइल प्रोफाइल में मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 4 लेयर होती है। तो लेयर ए, ऑरिजिन ए जिसे कहा जाता है, ऑरिजिन बी होता है, ऑरिजिन सी होता है, ऑरिजिन डी होता है। ये जो ए होता है ये बेसिकली आपका सबसे अपर वाला पार्ट होता है, जो कि सॉइल होता है इटसेल्फ, जहाँ पे आपके मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जहाँ पे आपकी ह्यूमस है, जहाँ पे आपकी की सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके कारण ये पौधे डेवलप हो रहे हैं। देन सेकेंड वन इज द स्टेज व्हाट वी कॉल द बी, और ये ट्रांजिशन जोन है आपके अपर लेयर का और नीचे के लेयर का। देन यू विल फाउंड कि ये जो थर्ड वाला लेयर है, दिस इज द लेयर जहां पर आपको यहाँ पे मिट्टी के साथ साथ द लेयर्स ऑफ चट्टानों के कंकर पत्थर के भी प्रारूप आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बॉटम में होता है हमारा जो है प्राइमरी चट्टान, यानी कि प्राथमिक चट्टान। ये जो प्राथमिक चट्टान होते हैं, इन्हीं चट्टानों के टूटने से पहले कुछ इस प्रकार की निर्माण होगी। देन यू विल फाउंड कि ये और फाइन होंगे, और फाइन होने के बाद ये कुछ इस प्रकार के बनेंगे, और ये जब और ज्यादा फाइन होते हैं तब ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट द लेयरिंग ऑफ आपका जो है वो मिट्टी का, इस तरीके से मिट्टी का आपका लेयर आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सबसे बेसिक बातें हैं जो आपको यहाँ पर जो है वो समझनी है कि जो है मृदा जो होती है वो 4 परतों में पाई जाती है, क संस्तर में, ख में, ग में और घ में, और ये कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो देखने को मिलेगी। नाउ व्हेन वी कम टू द आपका यहाँ पे भारत में मृदाओं के बारे में जब हम बात करेंगे तो भारत में टोटल 8 प्रकार की मृदाओं का समूह की बात की जाती है। ठीक है, मैंने अभी जितनी बातें आपको कही वहां पर मैंने आपको कहा कि मृदाओं के निर्माण में आपको अलग अलग प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें जो है मृदाओं को हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो जोनल के रूप में देखते हैं और एक अजोनल के रूप में देखते हैं, एक जोनल एंड द अजोनल। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि जोनल क्या होता है, अजोनल क्या होता है। ठीक है, नाउ भारत में आईसीआर के द्वारा जो आपकी जो है जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा भारतीय मृदाओं को जो है वो 8 समूह में बांटा गया। एक तो आपकी जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, लाल पीली मृदा, लैटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा, पीट या जैविक मृदाओं के रूप में आपको यहाँ पर जो है वो विभाजन किया गया। यानी भारत में कुल 8 प्रकार की मृदाएं आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके इन मृदाओं के बारे में जो है वो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी मृदा है वो है हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जिसे हम एल्युवियल सॉइल कहते हैं, बेसिकली ये जलोढ़ है। इसका अगर आप डिकोड करेंगे तो इसी से आपको पता चलेगा कि ये जल के द्वारा ढोया गया है ना, जल के द्वारा ढोया गया मृदा होता है जलोढ़, है ना। सामान्य भाषा में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए और शादों के जमाव से जो है वो इसका निर्माण होता है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो भारत का, उसमें सबसे 22%, पूरे भारत में सबसे अधिक अगर आपको कोई मृदा देखने को मिलेगी दैट इज द जलोढ़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत में इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो उत्तर का विशाल मैदान और दूसरा जो है भारत का तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र जो है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो जब हम यहाँ पे जलोढ़ मृदाओं की बात करते हैं तो आप जो ये ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट वी कॉल द आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। ये पूरा का पूरा जो है वो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। आपको पता है कि ये जो है पूरा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन रीजन है, और इस बेसिन रीजन में यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो है वो क्या होगी, जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी। यही उसके साथ साथ तटीय क्षेत्रों में समुद्र के द्वारा भी आपको यहाँ पर जो है वो जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। तो जलोढ़ मृदा आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड आपका यहाँ पे एल्युवियल सॉइल। नाउ तो जलोढ़ मृदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसे कई जगह आपको देखने को मिलेगी कि इसे कांप की मिट्टी या कछारी मिट्टी भी आपको यहाँ पे कहा जाता है। हल्के और भूले और पीले रंग की आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। नाउ प्रश्न में आपको जब भी पूछा जाएगा वहां पे आपको दिया जाएगा कि आपने देखा होगा अभी जस्ट आर का पेपर हुआ, और आर के पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द आपका उस क्या कहते हैं लैटराइट के बारे में, लाल पीली मिट्टी मृदा के बारे में। एंड देन द क्वेश्चन वाज सच दे वाज गिवन द स्टेटमेंट, और बहुत अच्छी क्वेश्चन वहां पे सेट की गई थी। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चंस को सेट किया जा रहा है वो किस पर्पज से सेट किया जा रहा है, ठीक है ना। एंड द स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, आप क्योंकि मैंने आपको कहा कि क्लाइमेटोलॉजी है तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो फैक्चुअल से ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ठीक है,
इन जलोढ़ मृदाओं में पोटास और चूना की मात्रा क्या होती है, पर्याप्त मिलती है, लेकिन नाइट्रोजन या फास्फोरस या ह्यूमस इनकी मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होती है, ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है, क्यों होती होगी? नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन आपको पता है बेसिकली कि नाइट्रोजन इज समथिंग जो कि आपको पता है कि जब मिट्टी जो होती है और मिट्टी में आपको यहाँ पे पौधे होते हैं, लगते हैं, तो यहाँ पर आपको देयर इज ए बैक्टीरिया व्हाट वी कॉल द राइबोजियम, और इस राइबोजियम के कारण आपको मिट्टी में नाइट्रोजन स्टेबिलाईजेशन होता है, और इससे आपको जो यहाँ पर क्या होती है, नाइट्रोजनीकरण होता है। नाइट्रोजन के कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे जैसे अगर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर वो एसिडिक रूप में चेंज कर जाएगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पर नाइट्रोजन की एफिशिएंसी में आपको यहाँ पे डेवलप होना जरूरी होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं है इसका मतलब है कि मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा क्षारीय है, मिट्टी बहुत ज़्यादा ऊषर है। इसलिए आप देखेंगे भी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ खेत को परती छोड़ दिया जाता है लंबे समय तक, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। क्यों कमी होती है? सिंपल सी बात है, जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा जब आएगी तो आपको पता है कि नाइट्रोजन ऊपरी संस्तर में होता है, तो वो तो आके जलोढ़ मृदा क्या करती है, एक तो आपको देखने को मिलेगा कि नए जल ला के रखेगी, दूसरा कि वो कटाव भी कर देती है। तो ह्यूमस हो गया। ह्यूमस क्या होता है? बेसिकली आप जानते हैं कि वनस्पतियों का जो है वो जब अपघटित हो जाएंगी तो उनका जो रूप होता है वो ह्यूमस होता है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर नहीं दिखने को मिलेंगे क्योंकि ये मटियाँ हमेशा चेंज होती रहती हैं और ये ऊपरी परत में होता है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा इसलिए कि पोटास और चूने की यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस आदि की यहाँ पे क्या होती है, कमी आपको देखने को मिलेगी। व्हेनेवर वी कम टू द कृषि के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि धान और गेहूं की यहाँ पे सबसे अधिक जो है प्रधानता देखने को मिलेगी। व्यापारिक फसलों में जूट और गन्ना भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त दलहन तिलहन भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पे खाद्यान्न, जो आपके फसल हैं उसकी सबसे अधिक यहाँ पे उपज होती है। धान और गेहूं की बहुत अधिक उपज होती है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि जो जलोढ़ मृदा होती है उसे हम दो प्रकार से क्या करते हैं, इसको देखते हैं। जलोढ़ मृदा का बेसिकली हमें दो टाइप दिखता है। क्या होता है जलोढ़ मृदा के दो प्रकार? देखिए, सामान्य तौर पे आपको पता है कि ये नदी प्रवाह कर रही है। नदी के प्रवाह करने के बाद आपको नदी के दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे। एक जो नदी के कुछ आपके बाढ़ के एरिया में यानी कैचमेंट एरिया में है, एंड देन उसके बाद देर आर सम पार्ट ऑफ द रिवर जो कि नदी से थोड़ी सी क्या हो जाती है, आपके दूर हो जाती है, ठीक है। ये एरिया, ये आपका एरिया क्लियर है। अब क्या होता है ना कि सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि नदी है और नदी के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं यानी कि जो नदी का बाढ़ वाला जो एरिया है, यहाँ पे वर्ष भर में क्या होता है कि एक बार तो यहाँ पे नदी पूरी तरह से फैलती है और यहाँ पे मिट्टी क्या होती है, रीचेंज कर जाती है, यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। रिप्लेसमेंट हो जाता है मिट्टी का। ये जो मिट्टी का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होती है, नई मिट्टी आ जाती है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की तो हमें पता है कि ये जल के द्वारा ढो के लाई गई है, लेकिन हम इसे दो पार्ट में देखते हैं। एक हम कहते हैं कि ये खादर मृदा होती है, दूसरा हम कहते हैं बांगर मृदा होती है। खादर क्या होता है? खादर मृदा मतलब क्या होता है, ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। ऐसी मृदा होती है जो नदी के तटों के पास होती है, वहां पे साल में एक बार ना एक बार क्या होती है, नदी उसको जो है वो रिप्लेस कर देती है, नई मिट्टी आ जाती है वहां पे, ठीक है। हल्का हल्का आपको बुरबुरा डोमट मृदा देखेगी, बालुका से लेके मृत्तिका तक का ये मिश्रण होता है, अत्यंत उपजाऊ होती है और प्रचुर पैदावार के लिए आपको ये उपयुक्त होती है। बात सिंपल सी है कि खादर मृदा जो है वो आपको नदी के किनारे देखने को मिलेगी, सबसे अधिक उपजाऊ होगी क्योंकि ये हर साल क्या होती है, रिप्लेस कर जाती है। वहीं जब हम बागर मृदाओं की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये नदी के बाढ़ क्षेत्र से या तटीय क्षेत्र से थोड़ी सी दूर होती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो नदी है और उन दो नदी का जो है ये ट्रांजिशन जोन बन जाएगा, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे इन दोनों नदी की जल पहुँच ही नहीं पा रही, कंटेजन है। ये रीजन भी आपका बांगर होगा। एक ऊंचे, सामान्य तौर पे ये एक ऊंचे स्थान का सिंबल होता है कि जहाँ तक आपका जो है वो क्या हो रहा है, जल नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत रेयरली कभी पहुँचा है तो पहुँचा है, अभी नहीं, रेगुलरली वो चेंज नहीं कर रहा, तो इसे हम बांगर कहते हैं। ये हमें सामान्य तौर पे जो है बांगर के रूप में दिखाई देता है। बांगर जो होता है वो जलोढ़ के ऊंचे आपको प्रदेशों में देखने को मिलेगा जहाँ जल नहीं पहुँचता है और मृत्तिका का अंश यहाँ पे क्या होता है, अधिक आपको पाया जाता है। तो ये आपके बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जलोढ़ मृदा के बारे में जो है यहाँ पे देखनी थी, ये हमें समझनी थी। जलोढ़ मृदा का जो है आपको यहाँ पे इतनी सारी बेसिक बातें जो है वो आपको जलोढ़ मृदा के बारे में समझनी है। ओके,
नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है, जिसे हम काली मृदा कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं। ये जो ब्लैक सॉइल है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। क्या होता है ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट क्या आपको पता है कि जब फ्रीजर टाइप का है ना, विदरी प्रकार का जो हो, क्या हो, यहाँ पर इरोजन हो, है ना, फ्रीजर टाइप के इरोजन से, विदरी प्रकार के इरोजन से, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सिलिका की मात्रा में कमी रहेगी तो यहाँ पर ये फैलेगा, और फैलने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये ठंडी होती है। तो यहाँ पर जो प्रकार की चट्टानें बनती है वो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं। इन बेसाल्टिक चट्टानों के, ठीक है, जब ये बेसाल्टिक चट्टानें अपर्दित होती हैं, अपक्षयित होती हैं, इनके अपक्षयन से कारण से क्या होता है, यहाँ पर जिस प्रकार के जो है वो मृदा का निर्माण होता है उसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में जो ब्लैक सॉइल बना है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जब हमारी इंडियन पेनिनसुला रीजन जो है, इंडिया जो है वो मूव कर रही थी और वो मेडागास्कर रीजन से आई, देयर वाज अ हॉटस्पॉट रीजन, और वहाँ पर ये पूरी तरीके से डेवलप हुआ था हमारा दक्कन वाला रीजन। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट से दोरारो से लेकर पैडक लावा के कारण जमाव से बना है। ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो रीजन होगा, ये जो आपका मिनरल होगा, यहाँ पे मेटालिक मिनरल्स जो होंगे वो सबसे अधिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखेगा। आप यहाँ पे चूना की बात करें, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सब आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ह्यूमस ये कम दिखेगा। ह्यूमस क्यों कम दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती नहीं, क्योंकि बेसाल्टिक चट्टानों के कारण फॉस्फोरस की कमी होगी, नाइट्रोजन की भी यहाँ पे कमी आपको जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। मेटलिक मिनरल्स ज़्यादा होंगे क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल टाइप में क्या होता है, सिलिका की मात्रा में कमी, सिलिका की मात्रा में कमी, तो मेटालिक मिनरल्स, ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है जहाँ हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इतनी बात तो पहले हमें यहाँ पर इतनी समझ लेनी है कि काली मृदा में हमें किस चीज़ की अधिक मात्रा पाई जाती है और किस चीज़ की मात्रा में हमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। लॉन्स की मात्रा में यहाँ पे अधिक होती है और इसी के कारण, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आपका जो है आयरन जो है वो उसके ज़्यादा होने के कारण इसकी कलर जो होती है वो क्या होती है, ब्लैक आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। बेसिकली रेडिश ब्लैक होता है वो, क्योंकि ब्लैक आपको यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये आपको एल्यूमिना, आपको जो मैग्नेटाइट फेरस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे, दैट इज वाई आपको जो है ये ब्लैक होता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर द ब्लैक सॉइल। जब भी हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी नमी धारण करने की क्षमता, वाटर रिटेन करने की क्षमता। बहुत लंबे समय तक वाटर को रिटेन करता है, मतलब जल्दी ड्राई नहीं होता, जल्दी शुष्क नहीं होता है ये, ठीक है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि इसकी सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। अगर यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होगा तो देखने को मिलेगा कि आपको ये मिट्टी चिपचिपा हो जाती है, और जैसे गर्मी पड़ती है इन मिट्टी में एक विशेषता है कि मिट्टी में दरार पड़ जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जब भी आपको देखने को मिलेगा तो ब्लैक सॉइल गर्मी के दिनों में वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फट जाती है, वो आपको फटी हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल की एक विशेषता है कि वो फट जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ब्लैक सॉइल में देखने को मिलेगा। कपास के लिए सबसे बेस्ट प्रकार का जो आपको जो मिट्टी होता है, इसलिए इसको काली कपास मृदा, या जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सुनते भी होंगे रेगुल सॉइल, रेगुल मृदा के नाम में इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गन्ना, तंबाकू, गेहूं, तिलहन, इन सभी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे हम शुगर केन की बात करें, चाहे हम टोबैको की बात करें, इन सभी के लिए क्या है, बहुत आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके जो है काली मृदा के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे, दिस इज द रीजन कम्प्लीटली जो कि आपका पूरा का पूरा इंडिया में यहाँ आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। जो हमारा पूरा दक्कन वाला रीजन है, दैट इज द ब्लैक सॉइल। ये आपका पूरा ब्लैक सॉइल का विस्तार आपको भारत में यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट आपका अबंडेंट जो है सॉइल है ये इंडिया में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अबंडेंट सॉइल इन इंडिया, ये आपको इंडिया में दूसरा सबसे अधिक मिलने वाला सॉइल है। तो ये बात आपको यहाँ पे जो है वो ब्लैक सॉइल के बारे में देखिए। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द आपका यहाँ पे लाल पीली मृदा। ये जो लाल पीली मृदा है ये हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। लाल पीली मृदा क्या होता है? लाल पीली मृदा आपको देखने को मिलेगा कि ये प्राचीन रवेदार या रूपांतरित चट्टानों के उपक्षय से बनी है।
इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आप देखेंगे तो हमारे भारत में जो आर्कियन कर्म की जो चट्टानें थी, आर्कियन या धारवाड़ रॉक जो हमारा है, धारवाड़ रॉक या आर्कियन रॉक, इनके जो है वो डिग्रेडेशन से आपको ये बनती हुई दिखेगी। यह प्रायद्वीपीय पठार के बहुत बड़े भाग में विस्तृत है, जो बुंदेलखंड से लेकर तमिलनाडु तक और मेघालय की पठार से लेकर पूर्वी गुजरात तक आपको विस्तृत देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको यहाँ पे जो है वो एल्युमिनियम और फेरस की जो है वो प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इसकी क्या होती है, मात्रा में कमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम और फेरस के कारण यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो फेरस होता है इसी कारण ये रेडिश आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ये रेड होता है, और जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये येलो हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट कर जाता है। दैट इज वाई इसे लाल पीली मृदा कहते हैं। ठीक है, वो लाल और पीली मृदाओं का ये संस्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द रेड एंड येलो सॉइल। ये जो रेड एंड येलो सॉइल है ये भी आपको देखने को मिलेगा कि भारत के विस्तृत क्षेत्र में जो है ये आपको जो है ये क्या है, आपको यहाँ पर इसका विस्तार जो है वो देखने को मिलेगा। इफ यू लुक ओवर द रेड सॉइल ओवर हियर इज, ये पूरा का जो पूरा रीजन है दैट इज द आपका रेड सॉइल वाला रीजन। ये आपका रेड और येलो सॉइल का जो है वो रीजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये भी एक बहुत बड़े जो है रीजन में आपको यहाँ पे फैला होता है। नाउ अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी होती है, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जहाँ पे जो है शुष्क कृषि जो होती है उसके लिए जो है ये अनुकूल होती है। सामान्य तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लाल पीली जो मृदा होती है वो बेसिकली कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। दलहन तिलहन के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलेगा। सब्जी और फलों के लिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा आपको, इवन कि मोटे अनाज भी होते हैं लेकिन दलहन तिलहन ये सारे आपको यहाँ पे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल द, आपका चावल भी होता है बट ये प्रमुखता इसकी जो है यहाँ पे इनके लिए होती है। व्यापारिक फसलें यहाँ पर जो है वो सब सर्वाधिक इसको यहाँ पे बेस्ट इसका ये होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द लैटेराइट सॉइल। ठीक है, अगला हमारा जो है वो कौन सा है, लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइट सॉइल का जो निर्माण होता है वो अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले जो है वो क्षेत्र में होता है। ये आपको देखने को मिलेगा कि अधिक जहाँ पे वर्षा होती है, अधिक जहाँ पे तापमान होता है, वहाँ पर आपको जो है ये रिच सॉइल्स आपको यहाँ पे लैटेराइट सॉइल देखने को मिलता है। ये जो लैटेराइट सॉइल होता है ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट में, नागपुर पठार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इन सारे रीजन्स में आपको ये जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यह अम्लीय मृदा प्रकृति की होती है और इसमें नाइट्रोजन, चूना, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें जो होती है और जैविक मात्रा इन सभी की क्या होती है, बहुत कम होती है। ये आपको जो है वो बेसिकली एसिडिक नेचर की जो होती है वो क्या होती है, सॉइल होती है। ठीक है, अब कोई सॉइल एसिडिक नेचर का कैसे होता है, कोई सॉइल बेसिक नेचर का कैसे हो जाता है, थोड़ा सा इसे समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी सॉइल एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर का कैसे हो जाता है। देखिए, सामान्य तौर पे जब हम बात करते हैं सॉइल के बारे में, ठीक है, लेट बी कम टू द ये सॉइल है, सॉइल प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं। तो सॉइल में क्या होता है, सामान्य भाषा में देखिएगा आपको क्या देखने को मिलेगा कि जहाँ पे सर्वाधिक तापमान हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी वर्षा भी हो रही है ठीक ठाक, ठीक, और दूसरा कि यहाँ पे तापमान भी अधिक है, तो अधिक वर्षा हो रही है और तापमान आपको यहाँ पर अधिक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा कि देखिए, जब वर्षा होती है तो आपको पता है कि वर्षा होने के कारण यहाँ पे सतह पे जल जमाव होगा, है ना, सतह पे क्या होता है, जल जमाव होगा। जब जल जमाव होगा तो ये नीचे जाएगी, जल ड्रिप करेगी। जब ये जल नीचे जाती है ना, ये जल नीचे जाती है ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके नीचे जाने के कारण यू विल फाउंड ओवर देयर कि जब ये नीचे जा रही होती है ना, तो इसके साथ साथ सारे मिनरल्स भी क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। सारे मिनरल्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये जो मिनरल्स नीचे बैठते हैं ना, ये जो मिनरल्स नीचे चले जाते हैं ना, इसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि इन मिनरल्स के नीचे जाने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं वो आपके जो है वो नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं, और उनके जो एक होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिक नेचर के होने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि अगर जल जमाव हुई सतह पे और ये सब नीचे बैठ गए, यानी कि आप देखेंगे तो बेसिक नेचर नीचे चला गया।
या इसे हम दूसरे भाषा में ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे वर्षा अधिक होगी या तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी उलट बात अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो है वो तापमान बहुत अधिक है। जब तापमान बहुत अधिक है एंड द सेकेंड सिनेरियो इज ओवर देयर इज कि यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही, तो यहाँ पे वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, इवेपोरेशन जो है वो बहुत तेज हो रही है। व्हेन द इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीजिंग, इवेपोरेशन रेट ठीक ठाक होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो नीचे के जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो सब ऊपर आ जाते हैं। इसमें जो सबसे फास्ट आएगा दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो मिनरल्स नीचे आ गए जो कि आपके जो नॉन मेटालिक होते हैं, तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। यानी कि यहाँ पे क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। सामान्य भाषा में मैं इसको बहुत डिकोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट इन द सेंस, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बस एक सिंपल क्रक्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, ऑल्दो इससे बहुत कुछ इसके अंदर होती है। ठीक है, निक्षालन की प्रक्रियाएं ये वो, व्हेन वी टॉक अबाउट कि मिनरल्स नीचे बैठेंगे तो एल्युमिनियम और फेरस यहाँ पे बच जाएगा। ठीक, इसी एल्युमिनियम फेरस के कारण इसकी कलर जो होती है ऐसा कुछ हो जाता है, रेड एंड सिल्वर। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। मैं आपको बेसिक सी बातें समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि एसिडिक है तो क्या मतलब हुआ। देखिए, एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल के बीच में यानी अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा के बीच में कुछ बेसिक बात बस आप ध्यान रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। कि देखिए, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा, यहाँ पे तापमान तो दोनों जगह रहेंगे, बराबर तापमान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी कि यहाँ पे वर्षा का प्रभाव अधिक होगा। अगर वर्षा का प्रभाव अधिक है तो मिट्टी क्या होगा, ये जल नीचे जाएगा, है ना। ये जो नीचे जाता है ना, इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। लीचिंग, निक्षालन की प्रक्रिया। जब निक्षालन होता है ना, लीचिंग होता है ना, तो मिट्टी लीच्ड हो गई, इसका मतलब हुआ कि मिनरल्स नीचे बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉइल होगी वो एसिडिक हो जाएगी, आपके जो है अम्लीय गुण की हो जाएंगी। वहीं जब हम क्षारीय मृदा की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वर्षा न्यूनतम होगा, होगा ही नहीं, वर्षा एकदम नगण्य होगा। अगर वर्षा नहीं हो रही तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण की गति तीव्र होगी। वाष्पीकरण अगर तीव्र होगा तो नीचे के भी मिनरल्स थ्रू द कैपिलरी एक्शन ऊपर आ जाएंगे और इसमें आएगा सबसे अधिक कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक बेसिक सा ना डिफरेंस आपको बस बता दे रहा हूँ, आप इसको चाहें तो लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा कि अम्लीय मृदा का निर्माण कब होता है और क्षारीय मृदा के बीच में क्या अंतर होता है। इतनी बात मैं बस 2-3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में क्या अंतर होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर लीजिए, क्लियरली ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ कि अम्लीय मृदा जो होती है वो तापमान तो अधिक रहेगी, तापमान अधिक होगा, और दूसरा यहाँ पे थोड़ी सी पेन टैप पे लिखने में अलग ये होती है, वर्षा का भी प्रभाव क्या होगा, वर्षा का प्रभाव अधिक, वर्षा अधिक, तापमान भी अधिक, तो मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे केवल तापमान आपकी जो होगी वो अधिक होगी, वर्षा नगण्य होगा। तो जहाँ तापमान अधिक है, जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होगा, वर्षा नगण्य होगी, वर्षा नहीं है यहाँ पे, तो आपको ये मृदा जो होगी वो क्या होगी, क्षारीय प्रकार की मृदा जो होती है वो बन जाती है। ठीक है, दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे और तो एक पॉइंट ध्यान रखिए यहाँ पे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अम्लीय मृदा में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे सामान्य भाषा में हम चूना कहते हैं, है ना, की कमी होती है। कि क्या होती है, कमी होती है ना, की कमी होती है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो क्षारीय मृदा में क्या होता है, सारे मिनरल्स ऊपर उठ के आते हैं, तो सबसे अधिक कौन होगा यहाँ पे, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, यानी चूना यहाँ पर क्या होगा, अधिक मात्रा में होगी। ठीक है, अधिक मात्रा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आप इसको कैसे हम कम करें। तो देखिए यहाँ पे चूना की कमी है, तो अगर आपको अम्लीयता कम करना है ना,
अम्लीयता यदि आपको कम करनी है, अम्लीयता को कम करना है, तो आप क्या करेंगे? अम्लीयता को यदि आपको कम करना है तो इसको कम करने के लिए सीधी बात है कि हम इसमें चूना को मिला देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? चूना को मिला देंगे, है ना, चूना मिला देंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे क्षारीयता अधिक होगी, मतलब यहाँ पे क्षारीयता को कम करना हो, तो क्षारीयता में तो चूना है ही, तो क्षारीयता को यदि कम करना हो तो क्षारीयता को कम करने के लिए हम सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे जिप्सम को मिला देंगे, जिप्सम को मिला देते हैं। ठीक है, जिप्सम को मिला देते हैं। भारत में जो सामान्य तौर पे आपको जो मिट्टी मिलती है वो कैसे मिलती है? वो आपको क्षारीय प्रकार की ज़्यादा होती है ना। हम उर्वरक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम उसमें जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है ना, डीएपी होता है, आपका एनपीके मिलाते हैं, क्योंकि इन सभी की कमी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अम्लीयता के कम करने के लिए चूना को क्या करते हैं? इसमें हम मिला देते हैं। इतनी बात आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, बट द बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ों को समझने के लिए। तो जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लैटराइट मृदा पे हम थे, तो लैटराइट मृदा का निर्माण कहाँ होता है? लैटराइट मृदा का निर्माण उन जगहों पे होता है जहाँ वर्षा का प्रभाव बहुत अधिक। अब सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे तो वर्षा का प्रभाव कहाँ अधिक होता है? भारत में वर्षा का प्रभाव, अगर आप दो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो भारत में वर्षा का प्रभाव कहाँ? एक तो हमारा वेस्टर्न घाट में, हमने अभी अभी मानसून करके आया तो हमें पता है कि हमने वेस्टर्न घाट वाले रीजन में देखा था कि बहुत ज़्यादा मानसून था। और दूसरा हमने क्या देखा था? हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी देखा था, वहाँ पे भी जो है वर्षा का प्रभाव ठीक ठाक था। यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज द रीजन इज कॉल्ड द रीजन्स फॉर ऑफ द लैटराइट सॉइल। यहाँ पर आपको लैटराइट सॉइल क्या होंगे? ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दिस इज द रीजन फॉर द लैटराइट सॉइल। ठीक है, यहाँ पर आपके लैटराइट सॉइल जो होंगे वो क्या होंगे? देखने को मिलेंगे। ये जो रीजन है ये लैटराइट सॉइल का रीजन है, क्योंकि यहाँ हेवी रेनफॉल होती है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लैटराइट सॉइल मिलेगी कहाँ पे? इन रीजन्स में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्षा, ये आई थिंक मैप में कुछ एरर है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, लैटराइट सॉइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब लैटराइट सॉइल जहाँ पर होती है तो वहाँ पर आपको सिंपल सी कहानी है कि ये ज़्यादातर कहाँ होगा? पहाड़ी क्षेत्रों के पास होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा ये। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, ये सब आपको जो है वो लैटराइट सॉइल में होता है। लैटराइट सॉइल बहुत कम उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है ना, क्योंकि पानी बरस रही होती है ना, जल जमाव होता है, और जल जमाव होगा तो सब नीचे सेटल कर जाएगा मिनरल, या लीच कर दिया जाएगा, बहा के ले लिया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपके जितने भी सदाबहार वन हैं, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट जितने भी हैं, ये जो हमारे जितने एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, सदाबहार वन हैं, इन सदाबहार वनों के जो मिट्टियां हैं वो कैसी मिट्टी है? इन सदाबहार वनों की मिट्टियां लैटराइट मिट्टी है ना। लैटराइट मिट्टी इसलिए कहा जाता है ना कि सदाबहार वनों को काटिए नहीं। अगर आपने उसको एक बार काट दिया तो फिर दोबारा पौधा उगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज वर्षा होती है, मिट्टी ही पूरा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, लीच्ड हो जाएगा, तो दोबारा वहाँ पे ह्यूमिडिटी वो रहेगी नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, होती ही नहीं है, उपजाऊ ही होती नहीं है। तो अगर आपने एक बार काट दिया तो फिर पेड़ पौधा उगने की सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको बेसिकली जो जो आपको मतलब कि प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाय और कॉफ़ी ये सब होता है। अब चाय कॉफ़ी के लिए क्या होता है कि चाय को टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए, तापमान, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको क्या चाहिए कि मतलब कि उसको वर्षा भी ठीक ठाक मात्रा चाहिए। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अगर वर्षा, अगर मान लो ज़मीनी सतह पे अगर हम वहाँ पे चाय की खेती करेंगे तो पानी भी लग जाएगा ना, तो क्या वो पौधा रह पाएगा? इसलिए इसको पहाड़ों पे किया जाता है। चाय की खेती पहाड़ पे क्यों की जाती है? उसका सिंपल सा लॉजिक है, वो लैटराइट सॉइल में ही किया जाता है, क्योंकि एक तो इसको तापमान अधिक की जरूरत होती है, ठीक है, तापमान चाहिए, दूसरा इसको वर्षा भी चाहिए। तो ये सारी फैक्टर आपको यहाँ पर जो वो इसी के द्वारा पूरी कर दी जाएगी, एंड दैट इज वाई इट इज आपको इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो ये भी आप चाहे आप रबर की बात करें जो कि आपको ब्राजील वाले रीजन से आया है भारत में, वो भी आपको इसी का एग्जाम्पल है, वो लैटराइट सॉइल में ही होगा। काजू, चाय, कॉफ़ी, ये सब आपके जो है क्या होते हैं, लैटराइट मृदा में होते हैं। तो लैटराइट मृदा को इतने तौर पे आप समझ लीजिए तो काफ़ी है हमारे हिसाब से। अधिक वर्षा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होगा। कहाँ कहाँ होगा हमने देख लिया। नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सारे इन सारे मेटेरियल की सब के सब नीचे बैठ जाएंगे। ह्यूमस होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, उपजाऊ नहीं होती है।
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लैटराइट मृदा के बारे में देखने को मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। ये जो मरुस्थलीय या शुष्क मृदा है, ये आपको क्या होता है देखने को मिलेगा कि अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि जहां वर्षा का प्रभाव सबसे कम, तो वर्षा का प्रभाव कम होगा, यानी कि ये शुष्क प्रदेशों में आपको राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिण पंजाब वाले रीजन में देख के मिलेगा कि यहाँ की चट्टानों पे अधिक तापमान पड़ेगा और फिर ये देखने को मिलेगा कि भौतिक अपेक्षा के कारण इन रीजन्स में रेतों का निर्माण हो जाएगा। ये जो मिट्टियाँ होंगी यहाँ की क्या होगी, अधिक लवणीय होंगी, है ना, लवण बहुत ज़्यादा होंगी, मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा क्षारीय होंगी, क्योंकि वर्षा का प्रभाव न्यूनतम है। बात सीधी समझनी है, जहाँ वर्षा ज़्यादा मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, जहाँ वर्षा कम होगी मिट्टी क्षारीय होगी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, हम इसे सामान्य तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की मात्रा में भारी कमी आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें जो मोटे तौर पे जो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, मोटे अनाज जो होते हैं उनको किया जाता है, चना, ज्वार, बाजरा, ये सब्जियों को भी पैदा कर दिया जाता है। ये आपको मरुस्थलीय या शुष्क मृदा आपको देखने को मिलेगा भारत के इन रीजन्स में। यहाँ पर वर्षा का प्रभाव न्यूनतम होता है, तो वर्षा का प्रभाव यदि न्यूनतम है, तो वर्षा का प्रभाव न्यूनतम, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की जो मृदा होती है वो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका नेक्स्ट वन, जिसे हम कहते हैं पर्वतीय मृदा। ये जो पर्वतीय मृदा है ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप इसका निर्माण हिम से, वर्षा से या चट्टानों के यांत्रिक अपक्षयन के कारण भी आपको जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली पर्वत के ढाल पे होती है, तो पर्वत के ढाल पे है तो सिंपल सी बात है, स्लोप से ये गिरेगी तो ये पतली परतों के रूप में आपको यहाँ पर जो है दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत अच्छे से समझ के ध्यान रखिएगा कि यहाँ ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पर्वतों पे आप देखेंगे इन पर्वतों के ऊपर में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो वहाँ पे उसकी पत्तियाँ, उसके सारी चीज़ें जो गलेंगे भी और वहीं पे रहेंगे। तो हिमालयन आपको जो पर्वतीय जो माउंटेनस सॉइल होती है ना, माउंटेन सॉइल, ये ध्यान रखिएगा कि माउंटेन सॉइल के अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इंडिया में जो जनरली सॉइल पाया जाता है उसमें ह्यूमस बहुत कम होती है। ठीक है ना, क्योंकि सामान्य तौर पे हमारे यहाँ सॉइल्स में ह्यूमस नहीं होती, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें अलग से खाद डालना पड़ता है ना। लेकिन जो पहाड़ पे जो मिट्टियाँ मिलती हैं ना उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये मिट्टियाँ आपको जम्मू कश्मीर के अंदर में, सिक्किम के अंदर में, असम के अंदर में, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, इन सारे रीजन्स में आपको देखने को मिलेगी। लो अंश और ह्यूमस बहुत अधिक होगा, चूने और पोटास की मात्रा में कमी होगी। क्यों नहीं होगा, वर्षा होती है ना, वर्षा होगी तो नीचे सेटल कर जाएगा सब। नाउ इन ढलानों पे चाय, कॉफ़ी, सेब, आरू, अखरोट, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पर्वतीय मृदाओं के ऊपर में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पर्वतीय मृदाओं के ऊपर में उपजा दिए जाते हैं। क्लियर है ना? तो इतनी बात तो हमें यहाँ पर जो है वो पर्वतीय मृदाओं के बारे में बहुत बेसिक, बहुत अच्छे से समझ में आती है। व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द लवणीय मृदा, या फिर हम इसे क्षारीय मृदा कहते हैं। ये जो लवणीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है, बेसिकली शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में होती है, यानी कि यहाँ पर भी वर्षा का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। सामान्य तौर पे वर्षा का प्रभाव कम है तो आपको पता है कि यहाँ पे लवणों की या क्षारियों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। क्षारीय मृदा है ये, लवणीय मृदा है ये। इसका विस्तार आपको पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, दक्षिणी पंजाब में, हिमालय, आपको दक्षिणी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो रीजन है वहाँ पर आपको जो है वो खूब देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, थोड़ा सा इसके रीजन को समझ लेते हैं। ये जो पूरा रीजन है ना, इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में ये देखने को मिलता है। नाउ ये जो आपको देखने को मिलेगा, कई बार आपको क्या होगा ना, ये रीजनल नेम आपको दे दिए जाएंगे, इसको थूर, ऊसर, रे, कल्लर, खास करके ऊसर। ठीक है ना, ऊसर मृदा ध्यान रखिएगा। ऊसर मृदा क्या है? ऊसर मृदा एक लवणीय मृदा है। लवणीय मृदा है, इसका मतलब है कि लवणीय मृदा है तो इसमें क्या होगा, तापमान यहाँ पे अधिक होगा, है ना। यहाँ में इसमें क्या होगा, चूना की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, यानी अगर हमको इसको कम करना होगा तो क्या करना होगा, जिप्सम नाम का वस्तु इसमें डालना पड़ेगा। जिप्सम को इसमें क्या करेंगे, डालेंगे तो ये कम हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी इसके रीजनल नेम है, थूर हो गया, ऊसर, रे, कल्लर, ये सभी लवणीय मृदा के उदाहरण हैं जो आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, अनुपजाऊ मिट्टी होगी, लेकिन जैव उर्वरकों का उपयोग करके इसमें खेती की जा सकती है। मोटे अनाज, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पैदा की जा सकती है। ठीक है, ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चावल की खेती भी होती है इसमें, ठीक। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पे बेसिकली चावल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोटे अनाज के लिए जो है वो ज़्यादा लवणीय मृदाओं में होती है चावल की खेती। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें इसके बारे में ये समझना है कि इसके सारे लॉजिक्स को क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, फैक्चुअल कम होंगे, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा होंगे, स्टेटमेंट बन के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द पिटी सॉइल, जिसे हम पीट सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई आपको पूछे कि ये जो लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा होती है, ये एजोनल सॉइल है या अजोनल सॉइल है, सिंपल सी बात है, ये जोनल सॉइल है। ये जो आपका है पर्वतीय मृदा, जोनल सॉइल है, अजोनल सॉइल है, जोनल है, लेटराइट, ये सब क्या है, जोनल सॉइल, एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं किए गए। तो इस तरीके से हमें बस क्या करना है, ध्यान रखना है। अब पीट क्या होता है, बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र होता है, बेसिकली जो दलदलीय क्षेत्र होता है ना, समुद्र का जल जहाँ पे मिलता है निरंतर वो उपस्थित रहता है, जैसे आप कहेंगे सुंदरबन का क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है, या उत्तर प्रदेश के तराई की पट्टियों में भी ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो होता है ना, इसे हम पीट कहते हैं, ठीक है। दलदली मिट्टी होती है बेसिकली, ये यहाँ पे लोहांश जीवांश की मात्रा दिख पाई जाती है, पटसन की खेती के लिए बहुत उपयोग है। वर्षा ऋतु में अधिकांश पीट मिट्टियाँ जो होती है वो जल में डूबी होती है, वर्षा के बाद इनमें जो है चावल की फसल बोई जाती है। कुट्टूनाड के बारे में मैंने आपको बताया था, कुट्टूनाड आपको पता होगा, इन द केरला, चावल का बॉल कहा जाता है इसको, बॉल ऑफ राइस कहा जाता है ना, चावल की कटोरी कहा जाता है भारत के। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेसिकली पीट वाला जो सॉइल्स की जो यहाँ पर क्या है, बैकएस वाटर के रीजन्स में ही आपको ये देखने को मिलता है। तो ये टर्म्स बस आपको लिंक करनी है, आपको समझनी है, और इसी प्रकार से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार की मृदाएं, किस प्रकार की विशेषताएं, किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है, सबको लिंक करके हमें समझने की आवश्यकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मृदा का अपर्दन या इसके चरण का प्रकार। जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए मृदा जो अपर्दित होती है, मृदा का अपर्दन होता है, और मृदा के अपर्दन में ये टर्म्स आपको कई बार मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं, रिल इरोजन होते हैं, गली इरोजन कहते हैं, स्ट्रीम चैनल इरोजन कहते हैं। क्या होता है ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए स्प्लैश इरोजन, बूंद अपर्दन क्या होता है, नॉर्मल अगर रेनफॉल हो रही है या नॉर्मल ये चीज़ें हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण जो बूंद बूंद के रूप में, मतलब कि सीड्स के रूप में आपको जो है बूंद के रूप में अपर्दित होती है, तो स्प्लैश इरोजन होता है, मतलब कि वो हल्का हल्का बस इधर उधर जो है वो बट जाएगी, तो स्प्लैश इरोजन बहुत मिनिमम इरोजन होता है। देन विल कॉल द सीट इरोजन, जैसे एक विंड आई, विंड का फ्लो हुआ और पूरा का पूरा इरोजन हो गया, तो हम इसे सीट इरोजन कहते हैं। तो सबसे बेसिक इरोजन होता है आपका जो होता है स्प्लैश, ठीक है, स्प्लैश इरोजन जिसे हम बूंद अपर्दन कहते हैं। देन आप देखेंगे सीट इरोजन, पूरा का पूरा सीट गायब हो गया, हवा के द्वारा आया, जल के द्वारा, ठीक। देन देर इज अनदर काइंड ऑफ इरोजन जिसको हम कहते हैं रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है, रिल इरोजन में आपको देखने को मिलेगा कि ये थोड़ी थोड़ी उबड़ खाबड़ क्या करती है, आपको देखने को मिलेगा मिट्टी को कर देगी, जमीन को कर देंगे। तब के बाद आपको आएगा गली इरोजन। ये जो गली इरोजन होता है ये बड़ा खतरनाक टाइप का इरोजन होता है, क्योंकि ये मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइन रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्या करती है, डिस्टॉर्ट करती है, तो ये आपको गली इरोजन के रूप में दिखाई देगा। देन यू विल फाउंड कि इसके बाद आपको जो सबसे एक्सट्रीम इरोजन होता है, जिसे हम आपको कहते हैं स्ट्रीम चैनल इरोजन, जो इसी गली इरोजन का एक्सट्रीम रूप होता है। चंबल के बिहार वाले रीजन्स में इंडिया में आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। तो गली इरोजन हो गया, स्ट्रीम चैनल इरोजन हो गया। इसकी सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, और इसको सीक्वेंस में अरेंज करिए, कौन पहले होता है कौन बाद में होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो दिस वर द थिंग अबाउट द आपका सॉइल्स ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें जो है हम सॉइल्स के बारे में हमें जो है यहाँ पे देखनी थी। तो दिस इज ऑल द थिंग फॉर द टुडे सेशन। मिलेंगे अगले सत्र में, और अगले सत्र में हम बात करेंगे आगे। तो जो भी इश्यूज आपको देखने को मिल रही है, कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सेशंस आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सत्र में, और अगले सत्र में हम भारत की वनस्पतियों के बारे में जो है वो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।